साइन किया गया या हस्ताक्षर किया गया, जो इन दोनों कंट्री और इतिहास से कालांतर तक आते आते आज भारत और चीन के वैश्विक संबंधों में खटास के बावजूद भी चीन भारत का और भारत चीन के लिए होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत कई देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध रखता है। फेवर्ड नेशंस के दर्जों में दिया जाने वाला दर्जा भारत और चीन दोनों एक दूसरे को 1984 के आसपास देते आए हैं। भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापार के लिए कंप्लीटली 1994 में ये शुरुआत थी, जिसे हम रिलेशंस के जिसे कहना चाहिए मीनिंगफुल गुड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। ये हमारे पास एग्रीमेंट भारत और चीन है। US बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर, US बिलियन डॉलर, 15, 24 स्वागत है हम सबका भारत चीन संबंधों के चर्चा विषय पर आधारित श्रृंखला का। आज श्रृंखला का 6वां अंक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये भारत चीन की व्यापारिक संबंधों पर आधारित चर्चा होने वाली है। निश्चित तौर पर भारत चीन दो बड़े देश हैं और पृथ्वी पर या भूगोल पर इन दोनों देशों की मित्रता, इन दोनों देशों की व्यापारिक क्षमता एक दूसरे को निश्चित तौर पर आकर्षित करती रही है। भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनके सांस्कृतिक संबंध इतिहास से रहे हैं और इतिहास से कालांतर तक आते आते आज भारत और चीन के वैश्विक संबंधों में खटास के बावजूद भी चीन भारत का और भारत चीन के लिए राष्ट्र स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंधों में प्राथमिकता पर रहा है। इस विषय में ये बात कहना लाजमी होगा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापारिक संबंधों की अगर विवेचना की जाए तो भारत कई देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध रखता है, लेकिन व्यापारिक हलकों में चीन भारत के कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशंस के दर्जों में दिया जाने वाला दर्जा भारत और चीन दोनों एक दूसरे को 1984 के आसपास देते आए हैं। ये बात कई हलकों में प्रतिपादित है कि 1992 से लेकर अब तक भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापार के लिए कंप्लीटली, जिसे कहना चाहिए फुल फ्लेजेड बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस के अमली जामा को पहन चुके हैं या का अमली जामा पहन चुके हैं। 1994 में ये शुरुआत थी, जिसे हम भारत चीन आर्थिक संबंधों के नए दौर की शुरुआत मान रहे थे। ये आपको बता देना बहुत जरूरी होगा कि यह व्यापारिक संबंध डबल टैक्स एग्रीमेंट भारत और चीन के द्वारा स्थापित नए तरह के व्यापारिक समझौते पर आधारित था। भारत और चीन दोनों की सरकारें इस क्षेत्र में बहुत सारे आवश्यक कदम उठा रही हैं और इसके लिए बायलैटरल पार्टनर्स बनाने के लिए दूसरे को इन्होंने एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस आसियान के तौर पर एक बड़े प्लेटफॉर्म की तैयारी की। 2003 में बैंकॉक एग्रीमेंट साइन किया गया या हस्ताक्षर किया गया, जो इन दोनों कंट्रीज के लिए एक बायलैटरल और यूनिलैटरल ट्रेड फोरम के तौर पर काम करता रहा। भारत ने 2017 ऐसे प्रोडक्ट्स 2003 में बैंकॉक एग्रीमेंट्स के बाद अनाउंस किए, जो एक मोस्ट फेवर्ड कंट्री के तौर पर उनको एक्सपोर्ट किया जाना था। वहीं 2003 में भारत और चीन एक ऐसे समझौते में राजी होते हैं जिसका प्रारंभ उनके व्यापारिक समझौतों के लिए एक दूसरे के बॉर्डर्स को सिल्क रूट के माध्यम से वापस खोलना होता है।
दोनों ही देशों के अंदर अपने अपने हितों की बात तो रहती है, लेकिन इन हितों की बात करते हुए भी वे निश्चित तौर पर मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम यानी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघों के भी हिस्से बने। यूनाइटेड नेशंस के अंदर WTO के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जिन पर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों और कई बार विदेश मंत्री स्तर और वित्त मंत्री स्तर के अधिकारियों ने या मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत चीन के लिए ट्रेड कॉर्पोरेशन के लिए एक अच्छे पार्टनर के तौर पर पिछले कुछ दशकों में उभरा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत चीन का व्यापार का या व्यापारिक साझेदारी का एक 40 वर्षों का या 4 दशकों का इतिहास रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है हमें समझना। आज के बदले हुए हालातों में भी चीन भारत और भारत चीन की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक आवश्यकता है। अलग बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कई बार इस तरह के हो जाते हैं। अगर हम ये बात करें 1962 के युद्ध के बाद हमारे राजनयिक संबंध भी पटरी से उतरने लगे थे और 70 के दशक आते आते भारत और चीन के बीच में कोई बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार या द्विपक्षीय व्यापार नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हमने कालक्रम को बदला और चीन के अंदर आने वाली सरकारों ने विकासात्मक रवैया अपनाया और अर्थशास्त्र को बदलते हुए भारत के प्रति अपनी अर्थनीति और व्यापार नीति को बदला। वहीं भारत में भी उदारवाद, चीन के प्रति उदारवाद दिखाते हुए चीन को आसियान के तहत बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर समझौता किया। लेकिन यहाँ एक विषय ऐसा है जो हमें इस पर गंभीरता से चिंतन करने के लिए राजी करता है, और वो ये कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर यहाँ जो डायनामिक्स हैं वो बड़े जैसे कहना चाहिए इक्विलिब्रियम के अंदर या साम्य के अंदर नहीं है। इसमें अनफेवरेबल, अनबैलेंस की नीति रही है। भारत और चीन के बीच में व्यापार तो होता है, लेकिन ये व्यापार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तौर पर एक बराबरी का व्यापार नहीं है। जहां हम चीन को एक बड़े फेवरेबल बैलेंस ट्रेड कंट्री के तौर पर देखते हैं, वहीं कई अन्य हलकों में चीन भारत के अलावा कई और साउथ एशियन कंट्रीज और देशों से भी व्यापारिक निर्भरता ज्ञापित करता है, जो भारत और चीन व्यापार के डायनामिक्स और डायरेक्शंस को एक अलग तरह से प्रतिपादित करता है, जो कई बार व्यापारिक हलकों में भारत के लिए चिंता का विषय है। इस विषय पर हम और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम ये समझें कि भारत चीन व्यापार एक आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला व्यापार है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि आज अपने दर्शकों को कुछ आंकड़ों के माध्यम से इस विषय पर हम ले जाएंगे। तो हम आंकड़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और आंकड़े आपके समक्ष हम कुछ शेयर करना चाहेंगे। इन आंकड़ों की बात अगर की जाए तो भारत चीन संबंधों के संदर्भ में कुछ पीपीटी के माध्यम से मैं आपको आंकड़े शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अगला जो मेरा वीडियो का पोर्शन रहेगा वो थोड़ी देर बाद मैं आपको पीपीटी मोड पर लेके जाऊंगा। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं अगले हिस्से में किस तरह से भारत चीन के व्यापारिक आंकड़े एक अलग कहानी भारत चीन व्यापार की बयां करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। निश्चित तौर पर हम आज पर्यटन सम्मत व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन सम्मत व्यापार की बात ना भी करते हुए भी हम भारत की औपनिवेशिक संबंधों और चीन के साथ व्यापार के तंत्र को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं भारत चीन व्यापार के एक लेंस की एक छोटा सा अवलोकन करते हैं। किस तरह से भारत चीन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2001 से अगर हम आंकड़ा लें, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2001 से लगातार 2016-17 तक हमारा भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार इस तरह के आंकड़ों में US बिलियन डॉलर्स में समझ आता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इंपोर्ट करता है चीन को
1.83 यूएस बिलियन डॉलर्स का 2001 में, जो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए, ये मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। इंपोर्ट मतलब हम आयात करने की बात कर रहे हैं, और आयात करना देखते जाइए ग्राफिक्स के अंदर, अगर हम देख पा रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर ये एक एड्रेस है जिसको हम समझ सकते हैं। ये एड्रेस हमको समझाने के लिए काफी है। 2003 में हमारा ये व्यापारिक निर्भरता एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बढ़ी, 2.62 यूएस बिलियन डॉलर, 3.626 यूएस बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर यूएस बिलियन डॉलर, 15, 24, 31, और फिर एक समय 2009 में ये थोड़ा सा घटा और फिर से बढ़ते हुए आज के हमारे जो आंकड़े हैं वो इससे 70 या 80 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर तक के हैं। ये इंपोर्ट की बात है। वहीं हम देखेंगे, अगर हम इंडिया एक्सपोर्ट चाइना को क्या करता है, तो वहाँ एक बड़ा डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। 9.92 यूएस बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट शुरू किया था चीन को। ये प्रारंभिक दौर था 2001 का। बढ़ते हुए हम 1.53, 2.57, 4.1 यूएस बिलियन डॉलर 2005 तक, और 2010 तक आते आते ये 10 से 11, 17, 18 तक पहुंचा यूएस बिलियन डॉलर। लेकिन आज ये घटकर फिर से 10 के आंकड़ों तक, 10 यूएस बिलियन डॉलर के आंकड़े पर आ गया। अब समझने की बात ये है कि यूएस बिलियन डॉलर्स के अंदर हमारा जो आयात है और जो निर्यात है, उसके अंदर एक बड़ी जो डिफरेंस है वो हमारी इस अर्थनीति और या व्यापार नीति पर हमारे स्वयं पर निर्भरता और या उन पर निर्भरता को इंगित करता है। आंकड़े महज आंकड़े हैं, लेकिन ये बात वास्तविकता को समझने के लिए काफी हद तक काफी है। अगर हम बात करें भारत चीन व्यापार के कुछ और आंकड़ों की, जो पीएचडी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा कंपाइल्ड डेटा है, मैं जिन्हें रेफर कर रहा हूँ। भारत चीन के आंकड़ों को अगर हम देखें, भारत का चीन को जो इंपोर्ट है 2001 में, 6 में, 11 में और 16 में, वहीं भारत का चीन को जो एक्सपोर्ट है वो 1 में, 6 में, 11 में और 16 में बढ़कर कम हुआ है। यानी भारत और चीन के व्यापार के बीच में सामंजस्य की कमी है, और ये जो डेफिसिट है, ये जो डायनामिक्स है, यही क्लू है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी उन पर ज्यादा हो रही है, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं उनको कर पा रहे हैं। ये ट्रेड के अर्थों में अगर कहा जाए तो हमें अपनी एक ऐसी इमेज बना लेनी चाहिए जिसके माध्यम से हम निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में या वैश्विक मंच पर उनके कंपैरिजन में बड़े खड़े हो सकते हैं। बहरहाल ये एक आंकड़ा भर है, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल है, हमारी जो काबिलियत है तकनीक के प्रति, सूचना के प्रति, सूचना के आदान प्रदान के प्रति, या हमारे जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, उस तक हमारा प्रदर्शन अब तक लचर ही रहा है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में हमारा परफॉर्मेंस इस दिशा में बढ़ेगा। एक छोटा सा विकल्प अभी हम बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। भारत के टॉप 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स फ्रॉम चाइना क्या क्या है, हम क्या क्या चीजें हैं जो चाइना के साथ या चीन के साथ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रोडक्ट्स पर डील करते हैं। इनको यूएस बिलियन डॉलर्स के साथ हमने सेग्रीगेट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सामान जिसमें टेलीविजन भी है, रिकॉर्डेड आइटम्स भी हैं, ये सब प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। इसका कोड इंटरनेशनल ट्रेड मार्केटिंग में 85 के नाम से जाना जाता है। अगर हम 5-5 सालों के अंदर देखें, 2001, 2006, 2011, 2016, तो आप देखते हैं इसमें हम उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, और हमारा जो शेयर है 34% है, और हमारा जो आयात है या एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। मशीनरी की बात करें, वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और एक तरफ से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटता जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स
प्लास्टिक्स, शिप्स, आयरन, स्टील्स, फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे सामान हैं जो हमारे टॉप 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं चाइना के साथ, और आंकड़ों के साथ हम ये समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ी बात करूँ, टोटल वैल्यू ऑफ टॉप 10 इम्पोर्टेंट आइटम, हम पाते हैं कि हमारा शेयर जो हमें 11 से 16 तक हमें समझ आता है, वो केवल 4.7% व्यापारिक बढ़ोतरी का है, और बाकी उत्पादों के अंदर हमारी प्रासंगिकता 21% तक है 78% के मुकाबले। यानी हम कह सकते हैं टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी जो चाइना से हमारे पास आता इम्पोर्ट होकर आता है, उसमें 100% शेयर इस तरह के जो टॉप 10 सामानों का है, और 1.7% उन सामानों का है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। थोड़ा रुककर समझते हैं भारत चीन के एक्सपोर्ट डेफिसिट को। यहाँ आप समझने का प्रयास करें। अगर हम पहले चित्र में देख पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स और सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। अब रॉ मटेरियल में हम बात कर सकते हैं केमिकल्स की, हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स की, हम बात कर सकते हैं एग्री बेस्ड रॉ मटेरियल की, या उन सब रॉ मटेरियल्स की जो फिनिश्ड गुड, जिनको उत्पाद को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। यानी हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चीन हमारे ही बनाए किए हुए रॉ मटेरियल को हमसे ले लेता है और हमें बहुत बड़े डेफिसिट के बाद उनको फिनिश्ड गुड पर देता है। यानी कि हमारे पास तकनीक का अभाव है, हमारे पास सूचना संवर्धन का अभाव है, लेकिन हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके, जिसे कहना चाहिए मीनिंगफुल गुड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। ये हमारे पास कुछ चुनौतियां हैं। बेशक 2001 से 2016 तक आते आते स्थितियां ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां उतनी ठीक नहीं है जितनी हमें आवश्यकता थी। निश्चित तौर पर भारत में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्रोपोर्शन है वो अब थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ा है, और ये बढ़ता ही जाएगा, ताकि हम भी इस इंटरमीडिएट गुड्स को एक व्यापारिक संसाधन के तौर पर समझें। अगर रुककर हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह समझें, आपने किसी उत्पाद को किसी बाजार से खरीदा, आप उसको जिस कीमत पर खरीदते हैं वो कीमत आपके लिए व्यापार के हलकों के हिसाब से आपका जो नफा नुकसान समझाती है। लेकिन जो सामान आप खरीदते हैं वो सामान निश्चित तौर पर बहुत सारे व्यापारिक लाभ को केटर करते हुए आपको मिलता है, जबकि जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, या जो कंज्यूमेबल गुड्स है, उनके अंदर बहुत सारा फर्क है। यानी अगर हम ये तकनीक विकसित कर रहे हैं कि अपने रॉ मटेरियल को यहीं पर संभालेंगे, तो निश्चित तौर पर हम बहुत हद तक चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। और यही बात है मित्रों जो हमारे प्रधानमंत्री रिसेंटली कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। चीन के प्रति हमारी कुछ जरूरतें भी हैं जो निश्चित तौर पर इनको हम नकार नहीं सकते, लेकिन हम भविष्य के लिए अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। कैटेगरी की अगर बात करें, एग्रीकल्चर के तौर पर हमारा जो शेयर है 95% है। अगर हम 4% है, और इंडस्ट्री की बात करें तो 95% है, और पेट्रोलियम की बात करें तो बहुत कम है। तो हमारा जो ज्यादातर हिस्सा है वो व्यापार का निश्चित तौर पर रॉ मटेरियल के तौर पर आता है। इस बात को हम समझ सकते हैं ट्रेड डिपेंडेंस इंडेक्स। ट्रेड डिपेंडेंस इंडेक्स मित्रों वो व्यापार के अंदर वो इंडेक्स है जो हमें व्यापार के अंदर गैप जीडीपी रेशियो को समझाता है। यानी इसके थ्रू हम, इसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी में कौन सा ट्रेड है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये हमें एक और बात पहले इसको उदाहरण को समझने से पहले ये हमें समझने के लिए समझाता है कि किस डिग्री के साथ
ये इंडिकेट करता है कि डिग्री ऑफ विच इकोनॉमी इज ओपन टू ट्रेड, यानी हमारा अर्थशास्त्र, हमारी जो अर्थ स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो व्यापार से किस स्थिति को पर निर्भरता को दर्शा रहा है। वही बात है, हम यहाँ रॉ मटेरियल बनाते हैं, फिनिश्ड गुड वहां बनता है और इसी को हम खरीदते हैं। और आप समझिए, आप 2 रुपए का कोई सामान किसी दूसरे को देते हो, उस पर मामूली मुनाफा कमाते हो और एक बड़ा पैसा खर्च करके एक फिनिश्ड गुड को आप खरीदते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन ने धूमधाम से पूरी दुनिया को बेचा है, आईटी किंग भारत है, लेकिन आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के फील्ड में लोगों से खरीदारी यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। कारण इसको लेकर हमारी जो ट्रेड डिपेंडेंसी इंडेक्स है वो बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि ओपननेस ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके खुलाव के लिए या उसको खोलने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, लाइक ट्रैफिक, नॉन ट्रैफिक बैरियर्स, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज हैं और स्ट्रक्चर है आपके कंट्री का। तो अब मित्रों वो दौर आने वाला है जहां पर हम टैरिफ को बदलेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हमारी कंट्रीज अब लगा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेजिम के अंदर भी बहुत फर्क आएगा या आ रहा है। फिलहाल की परिस्थिति शायद नहीं है, लेकिन अगले 5-7 सालों में ये चीजें बदलेंगी और नॉन ट्रेड पॉलिसीज स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नेशनल इकोनॉमी के साथ बदलेंगी। आम भाषा में अगर बात करें तो भारत की जो ट्रेड डिपेंडेंस इंडेक्स है, खासकर चाइना के लिए बहुत अधिक थी। ज्यादातर सामान हम इस किस्म का आयात कर रहे हैं जो हम शायद निर्मित कर सकते हैं, और यही बात है हमारे आत्मनिर्भर भारत को बनाने की। निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भरता ला सकते हैं तब जब हम जीडीपी रेशियो को बढ़ाएं, यानी ग्रॉस प्रोडक्शन रेशियो को बढ़ाएं। अगर मैं पीएचडी रिसर्च ब्यूरो जो हमारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके आंकड़ों को देखें, उनसे प्राप्त आंकड़ों को देखें भारत चीन व्यापार के, तो नीला जो हमारा रंग है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है भारत का 2007 से 2017, यानी लगभग हम 9 या 10 साल की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर हम जीडीपी रेशियो ट्रेड के साथ जो कंपेयर करते हैं वो 30% है, 2008 में 41%, फिर 33%, 2010 में 34%, फिर 2011 में बढ़ते हैं हम 41, 42, 43, 38, 31 और 27% पर। वहीं चीन 2007 में 61% पर 55% होते हुए मैक्सिमम हमारे मिनिमम के आसपास आता है। यहाँ जो फर्क है, जो वर्ल्ड बैंक के डेटाबेस से हम इसको ट्रेस कर पा रहे हैं, ये हमें समझाने के लिए मजबूर करता है कि हमारा जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ना चाहिए। चीन के मुकाबले अभी हम कमतर हैं, लेकिन प्राथमिकता के साथ हम इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े उतने चिंताजनक नहीं है जितने पिछले स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े। आइए बात करते हैं इंपोर्ट पेनिट्रेशन की। पहले समझते हैं क्या होता है रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन। अगर मैं इस बात की व्याख्या सामान्य लहजे में करने से पहले इस बात को समझूं या समझाने का प्रयास करूं कि इंपोर्ट पेनिट्रेशन रेट शोज दैट व्हाट डिग्री डोमेस्टिक डिमांड, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड नेट एक्सपोर्ट, यानी हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद हम बनाते कितना है और उसमें हमारा एक्सपोर्ट कितना होता है, ये हमारे रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन को दिखाता है। इंपोर्ट करना यानी निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना यानी आयात करना। अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट रेट पेनिट्रेशन की, तो ये निश्चित तौर पर हमारे उत्पादन क्षमता और उसको एक्सपोर्ट करने। मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी 100 उत्पाद बनाती है, लेकिन उसको एक्सपोर्टेबल कितना बना सकते हैं। तो यहाँ क्वालिटी की भी बात है। आत्मनिर्भरता में जो एक बड़ा प्रसंग हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न के तौर पर आएगा, वो निश्चित तौर पर व्यापारिक ढांचे को कम करने का है, घाटे को कम करने का है। और ये व्यापारिक
घाटा तभी कम होगा जब हम क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे और इसकी वजह से हमारा इनपुट बढ़ेगा, सेटिस्फाइड होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो, और इसे हम सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो के द्वारा भी जानते हैं। ये इंडेक्स हेल्प करता है हमें समझने के लिए कि हम हमारी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी हम व्यापार को लेकर किस तरह से टारगेट कर रहे हैं अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को। सफिशिएंसी का मतलब पहला, देखिए मैं और एक सामान्य बात करता हूँ, अगर मैं मेरे घर में कोई चीज बना रहा हूँ, मेरे घर के लिए अगर वो पूरी होती है तो मैं पड़ोसी को देने की कोशिश करूंगा। और यही सिद्धांत सेल्फ सफिशिएंसी का है जो हमारे जीडीपी के साथ एक्सपोर्ट को जुड़ता है। हम बना क्या रहे हैं, कितना बना रहे हैं और किस क्वालिटी का बना रहे हैं, ये तीनों बातें मैटर करती हैं हमारे इंटरनल एक्सपोर्ट को इम्प्रोवाइज करने के लिए। यहाँ मैं बता दूं, ये इट प्रोवाइड्स, ये जो रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन है वो हेल्प करता है बताने के लिए कि हम बाहर से व्यापार में कितना खतरा झेल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान के चलिए आज आपका सामान दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है, लेकिन अचानक कुछ व्यापारिक परिस्थितियां बदली। फॉर एग्जाम्पल, आज के परिदृश्य में आपका उत्पाद नहीं खरीदा गया, तो क्या आप उस शॉक को अगर सहन करने के लिए ऑल्टरनेटिव आपके पास है, तो रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन आपके लिए अच्छा होगा। ये व्यापारिक नीतियां पर भी आधारित है और व्यापारिक ढांचे पर भी आधारित है। हालांकि सहज अर्थ में हम इस बात को इंपोर्ट पेनिट्रेशन से तभी समझ पाएंगे जब हम आंकड़े की बात करें। आंकड़ों के साथ बात कर लेते हैं भारत और चीन के साथ। महज आंकड़े ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन चीन और भारत के बीच में कितना है। 2007 से 16 का हम समय ले रहे हैं। पीएचडी रिसर्च ब्यूरो का हमारा ये डेटा है वर्ल्ड बैंक डेटाबेस के साथ, जिसको हम ट्रेड मैप डेटाबेस से कंपेयर एनालाइज कर रहे हैं। 2007 में हम 0.44% आंकड़े को टच कर रहे हैं, वहीं चीन 1.93%। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन चीन के मुकाबले कमतर है। और आप देखेंगे जितना ज्यादा आपका जो आंकड़ा है वो आपके इंटरनेशनल शॉक्स को झेलने, यानी कि अगर कोई व्यवस्था ऐसी बनती है जिसमें लोग आपको इंपोर्ट को, आपके सामान को नहीं लाते, तो आप दूसरों के मुकाबले स्टैंड कर पाओगे। इसका मतलब अभी हमारा जो ढांचागत व्यापार है वो सिद्धांततः इंपोर्ट पेनिट्रेशन के डेटा में कमजोर है और बनिस्बत और कमजोर हो रहा है। इसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, तभी हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा पाएंगे। On the contrary, the China's statistics are more better than what we are expecting. चलिए हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिसे हम ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स या TII एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें समझाने के लिए मदद करता है कि हमारा जो शेयर है उस डिफरेंट एक्सपोर्ट कंट्रीज के साथ वो कम या ज्यादा डेस्टिनेशंस पर दुनिया में कम या ज्यादा एवरेज के साथ बढ़ रहा है। जिस भी वैल्यू को अगर हम इंडिकेट करें TII जैसे, जिसे हम ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स कह रहे हैं, अगर वो वैल्यू, वो आंकड़ा 1 से अधिक है तो ये दर्शाता है कि हमारे इंटेंस ट्रेड रिलेशनशिप है। अब इंटेंसिटी से हम जो समझते हैं, क्या हमारा व्यापार इंटेंसिफाइड है। उदाहरण समझिए, भारत और चीन दोनों बहुत सघन आबादी के देश हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति चीन की भौगोलिक स्थिति से कमतर है। महज कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भौगोलिक तौर पर कम या ज्यादा है, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र के अनुपात में हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है चीन के लिए के प्रति इंटेंसिफाइड ट्रेड पार्टनर बनना या इंटेंसिव ट्रेड पार्टनर बनना, लेकिन हम उनके मुकाबले कमतर हैं, क्योंकि ये TII का आंकड़ा हमें ये इंडिकेट करता है। अगर ये 1 तक भी होता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, मैं स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम इन आंकड़ों की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये 1 से ऊपर होता है तो आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और यही कारण है आप देखते हैं कि भारतीय समाज में चीन की प्रासंगिकता
निहित अर्थों में, चाहे वो दिवाली का समय हो, त्योहारों का समय हो, चीन हमारे मार्केट में छा जाता है। वो मल्टीपल कैपेसिटी में वर्क करता है और हमारे इंटेंस इंडेक्स कमजोर होने की वजह से हम उन्हें अप्रोच नहीं कर पाते। इसके लिए हमारी गुणवत्ता और हमारी कार्यक्षमता या व्यापारिक शैली या प्रमोशन भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ पॉलिसी मेकर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहरहाल अगर हमें हालात बदलने हैं तो इस ओर बड़ा काम करना पड़ेगा। ये आंकड़े भी हम पीएचडी रिसर्च ब्यूरो कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस, अब ये व्यापारिक हलकों में एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें समझना चाहिए। ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हम व्यापार कर रहे हैं या एक कंट्री या इकोनॉमी के तौर पर हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट एनालिसिस उस व्यापार का या उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक कॉस्ट होना चाहिए। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है या इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, जिसके बाद और जिसके रिवाइवल से आपकी कंट्री या इकोनॉमी का इकोनॉमिक या ट्रेड रिवाइवल हो सकता है। थोड़ा इसको समझते हैं ये क्या है। सैद्धांतिक तौर पर ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस provides an optimal viewpoint to assess the overall cost as a percentage of overall export। हम जितना भी व्यापार करते हैं उसको उसकी प्रतिशतता में 100 में से कितना व्यापार हमारे द्वारा किया जा रहा है या हम कितना कर रहे हैं, which is incurred during trade between two nations। और ये दो देशों के साथ या bilateral trade में एनालाइज किया जाता है। Trade costs are the price equivalent of the reduction of international trade compared with the international implied by domestic production and consumption। हमारे खुद के खर्चे यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहना चाहिए जीडीपी या जीएनपी, उसके लहजे में या उसके रेफरेंस में हमारा जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन है उसको रेटिफाई करते हुए हम हाई बायलैटरल ट्रेड कॉस्ट को रिज्यूम करते हैं। ये हमारे रिजल्ट करता है स्मॉल बायलैटरल ट्रेड फ्लो को। जितना हाई बायलैटरल ट्रेड कॉस्ट होगा, यानी अगर आप एक दूसरे से व्यापार करने में जितना हाई कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ एनालिसिस ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर आपका जो बायलैटरल ट्रेड है वो कम होगा। सीधी बात है, अगर मैं एक सामान बनाता हूँ और जिसे बहुत बड़ी कीमत पर अगर बेचता हूँ, उसकी कीमत ज्यादा है तो निश्चित तौर पर मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगा और ये कारण होगा मेरे अवमूल्यन का या मेरे ट्रेड फ्लो का कम होने का। अब इसी को समझते हैं चीन के परिदृश्य में। चीन का जो ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस है भारत के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये हाई इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रिसर्च की बात करते हैं। मैं यहाँ उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम आत्मावलोकन की बात कर रहे हैं। रिसर्च इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। दूसरा, दे आर दी फॉलोइंग द ट्रेंड्स। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ट्रेड मैटर्स पर मल्टीपल वर्किंग कैपेसिटी में काम करते हैं। उनके पास टेक्निक है और वो पेनिट्रेशन मार्केटिंग को फॉलो करते हैं और इस वजह से उनका जो ट्रेड कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इन बल्क एंड दे आर रिड्यूसिंग इन क्वालिटी एंड देयरफॉर उनका जो रिजल्ट है वो स्मॉल बायलैटरल ट्रेड फ्लो में ना रहकर मार्जिनली हायर बायलैटरल ट्रेड में होता है। इंडिया के केस में यही है, चीन यहाँ और हम शायद यहाँ पर हैं क्योंकि हम बायलैटरल ट्रेड के अंदर ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस को या ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस में बहुत हाई है, जो हमारे बायलैटरल ट्रेड को छोटा या घटा बता देता है। यहाँ ट्रेड कॉस्ट सिनेरियोस की हम बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इन आंकड़ों में जहाँ पर भी हमारे आंकड़े जितने ज्यादा हैं उतना कम हमारा व्यापारिक फैलाव होगा। इंडिया ट्रेड कॉस्ट सिनेरियो विद चाइना, हम एवरेज ही बात कर रहे हैं 2010 to 15। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर में ये बढ़ता ही जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता और कम होता जा रहा है। टोटल अगर ट्रेड की बात करें तो बहुत अच्छे हालात नहीं है। कहना चाहिए 100 से 100% के आंकड़े से जितना कम होता जाएगा ये हमारे ट्रेड को या व्यापार के फैलाव को
फेवर करेगा। तो ये चर्चा का एक मुख्य भाग था जो हमने चीन के साथ चर्चा में किया। एक और आंकड़ा हम देख लेते हैं के बाद इस सत्र को हम वापस बिना पीपीटी के माध्यम से करेंगे। नॉन ट्रेड बैरियर्स चाइना के साथ, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, भारत में जो ट्रेड बैरियर्स हैं या ट्रैफिक बैरियर्स हैं वो बहुत स्टेज पर अलग हैं। इनिशिएटेड, अगर हम डंपिंग की बात करें, डंपिंग, एंटी डंपिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बाकी सिनेरियोज में हम चीन के प्रति कहीं खड़े नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम ये आंकड़े देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि चीन वैश्विक परिदृश्य में हमसे शायद व्यापार के लिए बहुत बेहतर मानदंड दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता तो है। लेकिन इस कुंठा से ग्रसित होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम व्यापारिक अर्थों में क्या उनसे कम हैं या नहीं। Only the matter is we need to produce the goods and to control our business in such a way where we can upgrade our business and propagate the broader idea. जहाँ पर हम कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, भारत चाइना व्यापार के अंदर कंट्रोवर्सी की बात ज़्यादातर आती है। हमारे ट्रीटीज हैं, हमारे जो सैंक्शंस हैं या हमारे जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो चाइना के साथ व्यापार का जो डेफिसिट है उसको ओवरऑल ओवरव्यूल नहीं करते। वो वॉलंटरीली भारत को ऐसा एक व्यापारिक मैकेनिज्म देते हैं जो निश्चित तौर पर एक इम्बैलेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रति प्रदान करता है। लेकिन हालिया समय में ये हालात बदलने वाले हैं। करीब 90 ऐसे प्रोडक्ट हैं चीन के साथ जो हमारे एंटी डंपिंग ड्यूटी को नहीं एमिट करते। यानी कुछ ऐसे रिसर्च हैं जिन्हें हमें चीन के साथ आयात और निर्यात में बहुत कॉशियस रहना है। यकीनन पिछले कुछ समय में भारत में बहुत कुछ परिदृश्य बदले हैं और इन बदले हुए परिदृश्यों में 21वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन प्रोफाउंडली वो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा मार्जिनली बेटर है। लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ 2021 और 22 का जो वित्तीय वर्ष होगा, भारत का इंपोर्ट चीन के एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत बेटर होगा और भारत जो चीन को आयात या निर्यात करता है उसके बीच में बैलेंस आएगा। ये 33 गुना बढ़ने की संभावना है जो अभी तक हम कर रहे थे। और आज जो यूएस डॉलर 1.83 बिलियन डॉलर से 60.48 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ये भारत के परिदृश्य में भी 57 गुना बढ़ने की संभावना है। निश्चित तौर पर भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो चीन के लिए बढ़ा है। वो चीन 2017 में जो 2000 और 2017 के बीच में हमें जो 1.738 यूएस डॉलर्स बिलियंस में शेयर करता था, आज रफली वो 0.49% राइटफुली बढ़ा है। लेकिन इस व्यापार के क्यूमुलेटिव बायलैटरल ट्रेड पर या एफडीआई पर भी फर्क पड़ने के चांसेस हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने का महज मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश की औपनिवेशिक क्षमता के अंदर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थों में एक अच्छा मानदंड है, लेकिन इससे स्केलिंग करके हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बात है व्यापार की, जहाँ तक बात है अंतर्राष्ट्रीय मंचों की, भारत चीन संबंध बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं दुनिया को कि आगे आने वाली शताब्दी या सहस्त्राब्दी मैं समझता हूँ इन दोनों देशों में। निश्चित तौर पर हमारे चीन के साथ बहुत सारे अंतरंग विभेद हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन चीन और दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं व्यापारिक हलकों में,
हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। सामरिक हलकों में भी हम चीन से, और चीन हम पर आधारित अपनी विदेश नीतियों के द्वारा अर्थनीति को तैयार करता है। आगे आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन निश्चित तौर पर दुनिया का जो रुख है अब भारत के प्रति है, और आगे आने वाले 20 साल बहुत कीमती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस श्रृंखला का ये अंक आपको उपयोगी लगा होगा। श्रृंखला को करने का मकसद हमारे देश और चीन के विभिन्न मानदंडों को समझने का है। उसका एक एकेडमिक मीनिंग है। हम चर्चा को एक एकेडमिक चर्चा के तौर पर लेने के साथ साथ भी अपने निजी अर्थों में राष्ट्र प्रेम की भावना को चीन के बेहाफ पर बढ़ाने की बात से भी जोड़ते हैं। बहरहाल भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ के कुछ अच्छा दुनिया को मैसेज देंगे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के अंकों के साथ आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।